Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 14, transport. Let's start. अगर मैं आपसे पूछूं कि रोड्स क्यों important है, तो इसका आंसर सिंपल है. Roads are important to carry the goods and the human beings from one place to another. Similarly, लिविंग थिंग्स के अंदर भी जो होता है वो प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि लिविंग थिंग्स के हर सेल में न्यूट्रिएंट्स और फूड जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है और उनकी बॉडी से वेस्ट जो होता है वो रिमूव करता है. इसमें लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो होता है वो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है. वी ऑल नो कि रूट्स आर द पार्ट जो कि प्लांट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब करने के साथ साथ हमारी सॉइल के अंदर प्लांट को एंकर करने या होल्ड करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. रूट्स के अंदर पानी 3 मेथड के जरिए एब्जॉर्ब होता है. Diffusion, we all know diffusion means the movement from high concentration towards the low concentration. Active transport के अंदर जो होता है वो आपकी energy required होती है to move the molecules and water against the concentration gradient. And facilitative diffusion जिसके अंदर हमारे पास जो होता है वो certain proteins होते हैं जो कि move करवाते हैं molecules को from one place to another. फिर हम लोग बात करते हैं कि पानी जो है वो roots के अंदर कैसे absorb होता है. अगर पानी रूट्स के अंदर तो आ गया, लेकिन रूट से जाइलम वेसल्स तक जो है वो 3 तरीकों से जो है वो जाएगा. एपोप्लास्ट पाथवे, ये वो पाथवे होता है जिसके अंदर पानी जो है वो फ्रॉम वन सेल वॉल ऑफ द सेल टू एन अदर सेल वॉल ऑफ द सेल से वो ट्रांसपोर्ट होता है जब तक वो जाइलम के पास नहीं चला जाता. फिर सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है और वाटर जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू एन अदर. वैक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, एज द नेम शो कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं सेल्स के वो जो होता है वो वाटर को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल. उसके बाद ये पानी जो है वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन के थ्रू जो होता है वो मूव करता है. तो उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है मूवमेंट ऑफ वाटर वो ऑस्मोसिस कहलाई जाती है. ऑस्मोसिस वी ऑल नो, जब पानी जो है वो वाटर के सेल के अंदर आएगा तो उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहेंगे और जब पानी सेल को लीव करके बाहर जाएगा तो इसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे. अब ये जो पानी का रिलेशन होता है, ये पानी क्यों मूव करता है, कौन से फैक्टर्स पानी को मजबूर करवाते हैं या एनर्जी देते हैं कि वो पानी जो है वो मूव करे, उसके लिए हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ रिलेशन है. वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. अगर मैं वाटर पोटेंशियल की बात करूं तो वो जो होता है वो साई डब्ल्यू के जो होता है वो उसका सिंबल होता है. साई इज अ ग्रीक लेटर और फिर इसमें जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर वाटर पोटेंशियल हाई हो इट मीन्स कि वाटर के पास हाई एनर्जी स्टोर हुई हुई है. और पोटेंशियल जो होता है वो उसको वो एनर्जी देता है कि वो मूव कर सके फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दी लो कंसंट्रेशन. यानी अगर किसी कंपाउंड का या किसी भी चीज का वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा इट मीन्स कि वाटर जो है वो उसके अंदर से अवे मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है. तो जहां पे भी वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा चीजें वहां से अवे मूव करेंगी. फिर वाटर पोटेंशियल के साथ साथ सोल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो इसके लिए एक इक्वेशन साइंटिस्ट जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी. अब यहाँ पे जो साई एस होता है ये हमारे पास सोल्यूट पोटेंशियल है, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन इन दिस वाटर. जितनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वाटर के अंदर उतना ज़्यादा सोल्यूट पोटेंशियल होगा और पानी उसकी तरफ मूव करेगा हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में. फिर प्रेशर पोटेंशियल है. प्रेशर पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होगा तो वो पानी को अवे मूव करवाएगा और अगर नेगेटिव होगा तो पानी लो प्रेशर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा. तो ये तीनों फैक्टर्स जो होते हैं ये मिल के डिसाइड करते हैं कि वाटर जो है वो सेल के अंदर रहेगा या सेल के बाहर मूव करेगा. तो उसके बाद हमने तो पढ़ लिया कि जाइलम तक वाटर एंटर हो गया, लेकिन जाइलम तो रूट्स के अंदर यानी कि सॉइल के अंदर है. अब वो सॉइल के अंदर से प्लांट के टॉप मोस्ट लीफ के तरफ कैसे जाएंगे उसको फॉर्मुलेट या उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने जो था वो सर्टेन थेरीज प्रोवाइड की थी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थेरी कोहेशन टेंशन थेरी थी. कोहेशन टेंशन थेरी बेसिकली वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि पानी जो है वो विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी रूट से जो है वो लीफ तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. तो इसमें जो होता है वो 3 रिलेशंस को जो होता है वो डिस्कस किया गया है. कोहेशन इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. टेंशन, अब ये टेंशन जो है ये बेसिकली वो वाटर मॉलिक्यूल्स की पुलिंग है जो कि वाटर की जो सरफेस होती है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर देती है.
एंड एडहेशन एज द नेम शो, ये वाटर की अट्रैक्शन होती है बिटवीन द वॉल्स और बिटवीन द अदर मीडियम इट अटैच्ड, यानी कि पानी जिस भी चीज़ के साथ गुजरेगा उसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और अटैचमेंट क्रिएट करेगा और उसको हम लोग एडहेशन कहते हैं। ये तीनों फैक्टर्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स जो होती हैं या स्ट्रॉन्ग जाइलम्स की जो वॉल्स होती हैं वो भी जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि आप सब देखें अगर पाइपलाइन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो पानी की लीकेज का खतरा होगा। इसीलिए जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो इसीलिए अडेप्ट एंड डिजाइंड हैं कि वाटर उनके अंदर से इजीली ट्रेवल कर जाए विदाउट डिजॉल्विंग एनी ऑफ द जाइलम मटीरियल। फिर एक और फैक्टर होता है ट्रांसपिरेशन का। वी ऑल नो ट्रांसपिरेशन इट इज द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सेल। जब लीव्स प्लांट के जो होता है वो वाटर लॉस होता है तो उसकी वजह से एक पुलिंग मैकेनिज्म क्रिएट होता है और लीव्स अपने पानी की कमी स्टेम से पूरी करते हैं और स्टेम इन रिटर्न रूट से जो होता है वो वाटर को एक्सट्रैक्ट और एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह वाटर की एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग और एक कॉन्टिन्यूस पुलिंग क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, और ये जो है ये अश्योर करते हैं कि पानी जो है वो जाइलम के अंदर 24/7 मूव करता रहे फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। अब ये सारे फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर जिसको हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं वो भी जो होता है वो सेल के अंदर या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। रूट प्रेशर बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिसॉल्व मटेरियल में, और इसकी वजह से रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर होता है वो सॉइल से रूट्स में एंटर होता है और फिर इसके बाद स्टेम्स एंड देन फाइनली लीव्स के अंदर चला जाता है। रूट प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग गुटेशन कहते हैं। गुटेशन समटाइम्स जाइलम के अंदर जो रूट प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जाइलम जो है वो लीव्स के किनारों के अंदर जो होता है वो अपने एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट कर रहा होता है, और इसीलिए आपको जो है वो लीव्स के ऊपर ग्रास या घास वगैरह के ऊपर आपको ड्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं, और ये फिनोमेना को हम लोग गुटेशन कहते हैं। और गुटेशन बिकॉज ऑफ द हाई रूट प्रेशर आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और फिनोमेना होता है जो कि ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग ये वो चीज़ होती है जब आप किसी भी दरख्त को काटते हैं तो उसमें से जो लिक्विड ऊज आउट होता है या लिक्विड जो होता है वो बाहर निकलता है, उसकी जो फिनोमेना है उसको ब्लीडिंग कहा जाता है, और ये बिकॉज ऑफ द एम्बिबिशन होती है। एम्बिबिशन ये वो फिनोमेना है जिसके अंदर जो पानी होता है वो कोई भी प्लांट लीव्स या कोई भी चीज़ जो होती है वो एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाए या अपना साइज इंक्रीज कर जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे आप रस्सी को पानी में डुबोगे तो आप देखोगे कि जो रस्सी होगी वो फूल जाएगी, और उसका जो फूलना है वो इस बात की निशानदेही है कि उसने एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। और इसी फिनोमेना की जो क्लियर एग्जाम्पल होती है वो आपको ब्लीडिंग में नजर आती है। फिर हम लोग जहाँ हमने ट्रांसपिरेशन की बात की थी कि ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जाइलम के अंदर वाटर की मूवमेंट में, तो वहाँ पे वी शुड रिमेंबर कि ट्रांसपिरेशन जो है वो हर उस ओपन पोर से होगी प्लांट्स के अंदर जो कि अवेलेबल होगा। तो क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो होता है वो 3 मेजर साइट्स है ट्रांसपिरेशन की। पहली होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ये बेसिकली वो ट्रांसपिरेशन होते हैं जो कि क्यूटिकल ऑफ लीव्स होते हैं, यानी कि लीव्स के ऊपर जो वैक्स कोटिंग है उससे बिकॉज ऑफ द हाई हीट एंड टेम्परेचर वहाँ से जो होता है वो वाटर इवेपोरेट करके लॉस हो जाता है। फिर हमारे पास लेंटिसल्स होते हैं जो कि वुडी स्टेम्स या वुडी बार्क ऑफ द ट्री में मौजूद होते हैं। उन लेंटिसल्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं और वाटर जो होता है वो समटाइम उन स्मॉल पोर्स से जो होता है वो एस्केप कर जाता है। अब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो हर लीव्स या हर प्लांट में नहीं होती बिकॉज हर प्लांट के पास वुडी बार्क या वुडी स्टेम नहीं है। देन वी हैव द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। 50% से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन आपकी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, और ये उसी टाइम होते हैं जब आपके लीव्स के स्टोमेटा ओपन होते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद क्योंकि हमने बात की कि ट्रांसपिरेशन के अंदर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है उसकी एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ने डिफरेंट थेरीज से दी थी, और इन थेरीज में से जो पहली थेरी है उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन, और दूसरी थेरी को हम लोग कहते हैं पोटेशियम आयन इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स थेरी। स्टार्च एंड शुगर इंटरकन्वर्जन थेरी के अकॉर्डिंग अगर जो स्टोमेटा बेसिकली एक लीफ होता है, एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग के अराउंड जब आपके गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं या गार्ड सेल टर्जिट हो जाते हैं तो वो पोर ओपन हो जाता है, और वो टर्जिट होते हैं बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। और जब रात के टाइम पे जब शुगर की कंसंट्रेशन लो होती है तो गार्ड सेल जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, और ये फ्लैसिड गार्ड सेल्स जो होते हैं ये स्टोमेटा की ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरी थेरी थी वो थी पोटेशियम आयन के अंदर आने और बाहर जाने की वजह से। जब पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर जाता है ड्यू टू द लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तो वो जो होता है वो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर को जो होता है वो वाटर गार्ड सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द एंडोएस्मोसिस, और फिर उस वजह से जो आपका गार्ड सेल होता है वो स्वेल करके ओपन हो जाता है,
और फिर जब रात के टाइम पे आपका जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो जो पोटेशियम आयन होता है वो गार्ड सेल्स को लीव कर जाता है। और जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स को लीव करता है तो उसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर होता है वो भी लॉस हो जाता है और गार्ड सेल्स फ्लैसिड होने के बाद जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये दो थेरीज जो हैं ये उसकी जो है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एक्सप्लेन करती हैं। फिर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो आपके सर्टेन फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है लाइट, देन वी हैव द टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी एंड वाटर प्रेशर, विंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल। ये चारों ये 6 फैक्टर्स जो हैं ये आपके इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन की प्लांट के अंदर। ये तो थी वाटर की मूवमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स के अंदर फूड जो है वो कैसे मूव होती है। एज वी ऑल नो कि प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम वन डायरेक्शन टू एन अदर डायरेक्शन। अब जो फूड होती है उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, लाइक द जाइलम। वी ऑल नो कि जो पानी होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर मूव करता है, लेकिन फूड जो होती है वो उसकी जो होती है वो डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है। अब इसकी जो मूवमेंट है वो दो मेथड्स के जरिए जो है वो एक्सप्लेन हुई है, डिफ्यूजन एंड प्रेशर फ्लो थ्योरी। डिफ्यूजन वी ऑल नो कि वो फूड जो है वो हाई कंसंट्रेशन से शुगर जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स दी लो कंसंट्रेशन। इसका जो वेलोसिटी होती है या इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। ट्रांसलोकेशन जो होता है ये आपके मेन रीज़न होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड। इसमें सबसे पहले जो आपकी शुगर होती है वो प्रोड्यूस होती है सोर्स रीजन में और फ्लोएम सीव के अंदर जो होता है वो लोड हो जाती है। अब फिर इसके बाद जब आपके फ्लोएम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सुक्रोज आ गए तो उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और सोल्यूट पोटेंशियल हाई होता है और आपका जाइलम जो है उससे जो है वो एक्स्ट्रा वाटर मूव कर जाता है इनटू द फ्लोएम। और जब फ्लोएम में से एक्स्ट्रा वाटर आएगा तो उसकी वजह से वो फूड जो है वो पुश होगी इनटू द सिंक। जैसे वो फूड सिंक के अंदर जो है वो अनलोड होगी तो आपका साथ ही वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर मूव कर जाएगा बैक टू द जाइलम। तो इस तरीके से आपकी मेजॉरिटी ऑफ द फूड जो है वो मूव करती है फ्रॉम सोर्स टूवर्ड्स द सिंक। ये तो थी प्लांट्स के अंदर वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग एनिमल्स के अंदर बात करते हैं कि एनिमल्स में कैसे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल की। एनिमल्स के पास जो है वो एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि वो एक सिंगल सेल के हैं सो दे डोंट हैव द प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। इंस्टेड उनके अंदर जो होता है वो एक सिंगल सेल उनके इन्वायरमेंट के साथ जो होता है वो इन कॉन्टैक्ट में होता है। सो दैट्स वाई वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो अपने फूड को डिफ्यूज कर लेते हैं और जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो होता है वो एक्सक्रीट कर देते हैं फ्रॉम द इनटू द एनवायरनमेंट। लेकिन जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर जो टिश्यूज है वो स्पेशलाइज नहीं है। सो अगेन उनके अंदर जो फूड और मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अगर मैं प्लेनेरिया की बात करूँ तो प्लेनेरिया क्योंकि एक फ्लैट फॉर्म है तो उसके अंदर भी क्योंकि अगेन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट या टिश्यूज़ की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है सो दैट्स वाई उसकी जो फ्लैट बॉडी होती है उसकी वजह से जो डिफ्यूजन होती है वो ईजी हो जाती है और फूड मटेरियल जो होता है वो इन्वायरमेंट से उनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम हायर ऑर्गेनाइजेशन हाई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल और उस सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके 3 मेजर सिस्टम्स हैं। सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसमें ब्लड आता है, देन वी हैव द पंपिंग जो कि ब्लड की जो है वो मूवमेंट को इंश्योर कर रहा होता है और फिर उसके बाद हमारे पास ट्यूब्स आती है जिनके अंदर जो है वो ब्लड मूव करता है फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 तरीकों के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट्स वगैरह में पाया जाता है। देन हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हमारे पास वर्टिब्रेट्स में आता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इट मीन्स कि जो ब्लड होता है वो हमेशा ट्यूब्स के अंदर ही रहेगा, वेसल्स में ही रहेगा और किसी भी एरिया या किसी भी पॉइंट पे ब्लड जो है वो टिश्यूज के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा। फिर जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट वो जो था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन ने जो था वो उसको मजीद एफिशिएंट और जो था वो प्रॉपर फंक्शनिंग किया। तो अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश इज वन ऑफ द मोस्ट एशियंट वर्टिब्रेट। तो उनके अंदर जो हार्ट था वो पहले आपका सिंपल 2 चेंबर हार्ट था जिसमें एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल था। ब्लड आपका साइनस वेनोसिस से एट्रियम में आता था, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बल्बस आर्ट्रियोसिस में और वहां से वो गिल्स में जाता था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और फॉर द ऑक्सीजनेशन और फिर गिल्स के जरिए जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता था। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो फिश है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम सिंगल सर्किट है।
फिर जो फ्रॉग का हार्ट था वो जो था वो 3 चेम्बर आया। 3 चेम्बर्स मीन्स कि उसके अंदर 2 एट्रियम्स और एक जो था वो वेंट्रिकल आए। लेकिन एक वेंट्रिकल का मतलब ये था कि आपको ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा था, और मिक्सिंग की वजह से जो था आपकी बॉडी, उसकी फ्रॉग की बॉडी के अंदर जो ब्लड था वो फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं था। सो दैट्स वाई रेप्टाइल्स के अंदर जो था वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया बाय क्रिएटिंग एन अदर वेंट्रिकल, और उस वेंट्रिकल के जो वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स से उनकी जो वॉल थी वो फुली क्लोज नहीं थी। सो दैट्स वाई 10% जो ब्लड था उसकी मिक्सिंग हो जाती थी, लेकिन मोस्टली जो ब्लड होता था उसकी मिक्सिंग नहीं थी। फिर इन्हीं रेप्टाइल्स के अंदर जो क्रोकोडाइल था उसका जो हार्ट था उसके अंदर जो ये गैप था या ये जो विंडो थी बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स वो फुली क्लोज हो गई। सो क्रोकोडाइल के बाद जितने भी आपके बर्ड्स थे, आपके ह्यूमंस थे या आपके मेमल्स थे, उन सब के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, और 4 चैम्बर्ड मीन्स कि 2 एट्रियम्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। थैंक यू।